बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ मोहम्मद अशफाक निज़ामी। बेटा आज जो टॉपिक हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं वो चैप्टर नंबर 5 का लेक्चर नंबर 6 है, जिसमें हम रेडियस ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट को डिस्कस करेंगे। यानी इस टॉपिक के अंदर हम इलेक्ट्रॉन का रेडियस मेजर करेंगे, इलेक्ट्रॉन का फासला मेजर करेंगे कि वो जिस ऑर्बिट के अंदर मौजूद है वहाँ उसका न्यूक्लियस से फासला कितना होता है। तो इस मकसद के लिए हम एक इक्वेशन को डिराइव करेंगे जो कि रेडियस की इक्वेशन होगी, और उस इक्वेशन की मदद से हम उस इलेक्ट्रॉन का फासला मेजर करेंगे फ्रॉम द न्यूक्लियस, जब वो पहले ऑर्बिट के अंदर होगा, दूसरे और तीसरे ऑर्बिट के अंदर, एंड सो ऑन। यानी एन से मुराद क्या बेटा, नंबर ऑफ ऑर्बिट होता है। एन की वैल्यू 1 2 3 एंड सो ऑन कुछ भी हो सकती है। और नील बोहर ने अपने इस डेरिवेशन में जिसको एज एग्जांपल लिया वो क्या बेटा, हाइड्रोजन एटम है। और ये भी आपने याद रखना है कि बोहर एटॉमिक मॉडल सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन एटम को ही एक्सप्लेन करता है। आप जानते हैं कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है बेटा, 1 होता है, और एटॉमिक नंबर इज़ इंडिकेटेड बाय Z। एटॉमिक नंबर को हम Z के साथ इंडिकेट करते हैं। और इसमें मौजूद जो प्रोटॉन होता है जिसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। आप जानते हैं जो E है वो चार्ज है, और प्रोटॉन पे चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और अगर सपोज कर लें एक एटम है, उसका एटॉमिक नंबर 10 है, तो Z एटॉमिक नंबर को इंडिकेट कर रहा है, तो हम 10 को पुट करके E पॉजिटिव के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। E क्या बेटा, नंबर ऑफ प्रोटॉन है, तो इस केस में कितना आ जाएगा, आंसर 10 आ जाएगा। तो एटॉमिक नंबर 10 में कितने प्रोटॉन होंगे, 10 प्रोटॉन होंगे। तो इन केस ऑफ हाइड्रोजन आप जानते हैं एक प्रोटॉन होता है, तो एक क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन होता है। और ये इलेक्ट्रॉन अपने ऊपर कौन सा चार्ज रखता है, नेगेटिव चार्ज। ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व कर रहा होता है। किसके गिर्द बेटा, न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व कर रहा होता है। अकॉर्डिंग टू नील बोहर, जब एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करता है तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इन्वॉल्व होती हैं उसको हम कूलम्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का नाम देते हैं। और इन कूलम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में आप जानते हैं कि इसमें एक सेंटीपीटल फोर्स इन्वॉल्व होती है जो इस इलेक्ट्रॉन को इस फिक्स सेंटर के गिर्द रिवॉल्व करा रही होती है। ठीक है बेटा। और इस सेंटीपीटल फोर्स के अपोजिट एक अपोजिंग फोर्स होती है जिसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का नाम देते हैं, जो इस चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन को सेंटर से बाहर खींच रही होते हैं। तो नील बोहर के मुताबिक जब एक इलेक्ट्रॉन सर्कल में मूव कर रहा होता है, ऑर्बिट के अंदर मूव कर रहा होता है, तो उस पर जो लगने वाली सेंटीपीटल फोर्स होती है और उस पर लगने वाली जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है, ये दोनों बराबर होती हैं। इस वजह से ये एक दूसरे का इफेक्ट को कैंसल आउट कर रही होती हैं, और ये जो इलेक्ट्रॉन होता है ये उस ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करता रहता है। अगर सपोज कर लें बेटा, सपोज कर लें कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अगर ज़्यादा हो जाए तो उस केस में क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन होगा ये न्यूक्लियस से करीब होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को इंडिकेट कर रही होती हैं। और अगर यूं इंडिकेट कर लें, सपोज कर लें कि सेंटीपीटल फोर्स के मुकाबले में ज़्यादा हो जाती है। अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज़्यादा हो जाएगी तो ये जो इलेक्ट्रॉन होगा ये न्यूक्लियस से दूर होना शुरू हो जाएगा। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता। इलेक्ट्रॉन अपने उस फिक्स ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करता रहता है, तो उसकी वजह सेंटीपीटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का सेम होना होता है। तो यहाँ पर जो कूलम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या बेटा, दो चार्ज बॉडीज़ के दरमियान जो प्रोडक्ट होता है ये उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और आर स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जबकि ये क्या बेटा, एक कांस्टेंट पैरामीटर है। ये क्या पड़ा, एक कांस्टेंट पैरामीटर। और हमारे पास जब दो चार्ज बॉडीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जेड स्क्वायर और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद ये जो इसमें ई नॉट है ये क्या कहलाता है, परमिटिविटी इन वैक्यूम कहलाता है। और ये एक तरह से कांस्टेंट पैरामीटर होता है जिसकी वैल्यू आपके सामने दी जा रही है।
और दूसरी जो मैंने फोर्स आपको बताई थी सेंटीपिटल फोर्स के अलावा एक और अपोजिंग फोर्स होते हैं जिसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का नाम देते हैं, उसकी वैल्यू इतनी होती है जो कि ये दोनों फोर्सेस बेटा बराबर होती हैं, तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर रही होती हैं। तो सेंटीपिटल फोर्स किसके बराबर होगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर होगा। तो इस केस में आप देख रहे हो कि जब इनकी वैल्यू एक दूसरे के बराबर करेंगे तो यहाँ पर जो आर आर है, ये वाला जो आर है वो इस वाले आर को क्या कर देगा? कैंसल आउट। तो यहाँ पर एक आर आ जाएगा, तो आपके पास एम बी स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा? जेड स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर के। और अगर मैं इसको रीअरेंज करता हूँ, आर की इक्वेशन बनाता हूँ, तो एम वी स्क्वायर नीचे आ जाएगा, आर इधर आ जाएगा, आपके पास कुछ इस तरह की इक्वेशन बन जाएगी। और इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 5 में, सिवाय वेलोसिटी के बाकी तमाम पैरामीटर क्या होते हैं बेटा? कांस्टेंट होते हैं। तो हमारे पास जो रिलेशनशिप है आर और वेलोसिटी के दरमियान वो क्या है? आर इक्वल टू 1 ओवर वी स्क्वायर या आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर के। और इस रिलेशनशिप में आपसे शॉर्ट भी पूछा जा सकता है और उस शॉर्ट में आप ये आंसर दे रहे होते हो कि जो रेडियस ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट के अंदर मूव कर रहा होता है, वो क्या होता है? रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द स्क्वायर ऑफ इट्स वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी के स्क्वायर की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो फॉर एग्जांपल अगर आर की वैल्यू कम है, यानी न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन का फासला न्यूक्लियस से अगर कम है, तो उस इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी होगी ना उस ऑर्बिट के अंदर वो ज़्यादा होगी। और अगर आर की वैल्यू ज़्यादा हो, यानी रेडियस की वैल्यू ज़्यादा हो, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होगा, तो उसकी जो वेलोसिटी होगी वो लाजमी तौर पर कम हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन शुड मूव फास्टर, इलेक्ट्रॉन तेज़ी से मूव करेगा इन एन ऑर्बिट, उस ऑर्बिट में जो कि न्यूक्लियस के क्या होता है बेटा? करीब होता है। और यहाँ पर हम करने क्या जा रहे हैं? हम इस वेलोसिटी के फैक्टर को ना एलिमिनेट करेंगे, इस वेलोसिटी के फैक्टर को निकालेंगे और इसको v को ख़त्म करने के लिए हम v की वैल्यू को पुट कर देंगे। और v की वैल्यू को पुट करने के लिए हम जानते हैं कि वेलोसिटी मेजरेबल होती है और इसको हम बोहर्स एटॉमिक मॉडल के फोर्थ पोस्टुलेट से डिराइव कर रहे होते हैं। और फोर्थ पोस्टुलेट क्या होता है? एक रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम होता है जो कि mvr है, वो किसके बराबर होता है? NH/2π। यहाँ से बेटा हम किसकी वैल्यू निकालेंगे? वेलोसिटी की। और चूंकि वहाँ इक्वेशन नंबर 5 में वेलोसिटी का स्क्वायर है, तो इस इक्वेशन का हम स्क्वायर लेंगे और स्क्वायर लेने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आएगी, इस वैल्यू को हमने पुट कर देना है किसके अंदर? इक्वेशन नंबर 5 के अंदर पुट कर देना है। जब इक्वेशन नंबर 5 में पुट कर देंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह की ये इक्वेशन बन जाएगी। इसको रीअरेंज करेंगे, नीचे वाली वैल्यू ऊपर आ जाएगी और इस केस में जेड स्क्वायर और क्या बेटा, यहाँ जो नीचे वाला फैक्टर है वो ऊपर आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा बेटा? एन स्क्वायर एस स्क्वायर। और इस केस में आपने गौर करना बेटा कि यहाँ पर कुछ जो पैरामीटर हैं वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे होंगे। अब यहाँ पर देखें, ये वाला जो m है वो यहाँ से एक m को कैंसिल आउट कर रहा होगा और इसी तरह एक पाई इस पाई को क्या कर रहा है बेटा? कैंसिल आउट कर रहा है, इधर एक पाई रह जाएगा। और इधर से ये जो आर स्क्वायर है ना, ये आर स्क्वायर इस एक आर को क्या कर देगा? कैंसिल आउट कर देगा। तो यहाँ पर लाजमी तौर पर एक यहाँ 1 रह जाएगा, इज इक्वल टू, गौर से सुनना बेटा, जेड स्क्वायर और आगे क्या होगा? m, एक पाई और एक क्या होगा बेटा? आर। और सॉरी, इसमें 4 को भी क्या कर रहा है? कैंसिल आउट कर रहा है, ठीक है? तो ये भी कैंसिल। और नीचे क्या रह जाएगा? नीचे एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर और क्या बेटा? एस स्क्वायर। तो चूंकि आपने आर की इक्वेशन बनानी है तो आर इस केस में गौर करना बेटा, आर इस केस में किसके बराबर होगा? आप इसको कुछ यूँ लेके जाएंगे, ये वाला जो फैक्टर है ये ऑलमोस्ट नीचे आ जाएगा और आपके पास यहाँ पर, चलिए इसको आगे थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पर ये इक्वेशन बन रही है, जब आप इसको रीअरेंज करेंगे तो आपके पास आर किसके बराबर हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एस स्क्वायर ओवर पाई एम जेड स्क्वायर। आप जानते हैं जेड एटॉमिक नंबर को इंडिकेट करता है और हाइड्रोजन के केस में एटॉमिक नंबर 1 होता है, जेड एलिमिनेट हो जाएगा। और इसमें तमाम पैरामीटर कांस्टेंट हैं सिवाय किसके बेटा? एन के, क्योंकि एन नंबर ऑफ ऑर्बिट को इंडिकेट करता है और एन की वैल्यू वेरिएबल होती है। तो जब हम कांस्टेंट की वैल्यू पुट करेंगे
ये सारे का सारे क्या बेटा कांस्टेंट है। जब इस कांस्टेंट की वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास कांस्टेंट की वैल्यू क्या आती है 0.529 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू रेज पावर -10 मीटर के बराबर होती है। और आप जानते हैं 10 टू रेज पावर -10 मीटर ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है आपको मालूम होना चाहिए किस चीज़ के, 1 एंगस्ट्रॉम के। तो 10 ये क्या बेटा -10 ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है। ठीक है बेटा, तो इसकी जगह हम 1 एंगस्ट्रॉम को भी पुट कर सकते हैं, तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। तो ये वो इक्वेशन है जिसकी मदद से हम एक रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो न्यूक्लियस से कितनी दूर पर मौजूद है। सिंपली अगर इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट के अंदर है तो हम n की वैल्यू क्या पुट करेंगे 1, दूसरे ऑर्बिट के अंदर है तो n की वैल्यू 2 एंड सो ऑन। ठीक है बेटा, अगर हम फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का रेडियस निकालना चाहते हैं तो n की वैल्यू 1 पुट करेंगे और हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 0.529 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। इसी तरह अगर दूसरे ऑर्बिट में हम वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं तो n की वैल्यू कितनी पुट करेंगे 2 और 2 2 से क्या हो जाएगा 4 और 4 इससे क्या होगा बेटा मल्टीप्लाई होगा। और ये वैल्यू आपको क्या बता रही है, ये वैल्यू आपको ये इंडिकेट कर रही है कि ये क्या बेटा न्यूक्लियस है हाइड्रोजन का और ये हाइड्रोजन का ना फर्स्ट ऑर्बिट है। तो इलेक्ट्रॉन जो फर्स्ट ऑर्बिट में पड़ा है उसका न्यूक्लियस से जो फासला है, उसका न्यूक्लियस से जो फासला है वो कितना है 0.529 एंगस्ट्रॉम है। ठीक है बेटा, और दूसरे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का फासला न्यूक्लियस से कितना होगा, वो इसके वो यहाँ पर सपोज होना चाहिए था, दूसरे ऑर्बिट का फासला यहाँ होना चाहिए था, यानी इसके डबल होना चाहिए था। लेकिन दूसरे ऑर्बिट का जो फासला होता है फ्रॉम द न्यूक्लियस वो फर्स्ट ऑर्बिट के क्या होता है बेटा 4 टाइम होता है, फर्स्ट ऑर्बिट के 4 टाइम। ये यहाँ तक बनेगा कुछ इस तरीके से। इसकी वजह क्या देखी हमने, क्योंकि जब हम n की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो 2 की पावर कितनी होती है 2 होती है, तो 2 2 से क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो 4 इस फर्स्ट ऑर्बिट के कितने टाइम हो जाएगा 4 टाइम हो जाएगा। जब आप 4 की से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकंड ऑर्बिट का जो रेडियस होता है वो फर्स्ट ऑर्बिट के 4 टाइम हो जाएगा। इसी तरह अगर हम थर्ड ऑर्बिट का रेडियस निकालना चाहते हैं कि थर्ड ऑर्बिट में मौजूद इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कितने फासले पर पड़ा होता है, तो ये फर्स्ट ऑर्बिट के कितने टाइम होगा, ये 9 टाइम हो जाएगा एंड सो ऑन। इस तरह हम वैल्यू को बढ़ाते जाते हैं। और अगर हम 2 ऑर्बिट के दरमियान रेडियस का डिफरेंस लें तो रेडियस का डिफरेंस जो आ जाएगा R2 माइनस R1, इन दोनों की वैल्यू पुट करेंगे और हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 1.71 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। और इसी तरह R3 और R2 रेडियस के दरमियान डिफरेंस लें तो हमारे पास डिफरेंस जो आ जाएगा। तो जैसे जैसे हम डिफरेंस लेते जाते हैं तो हमारे पास जो 2 ऑर्बिट के दरमियान रेडियस का जो डिफरेंस है उसकी वैल्यू बेटा बढ़ती जाती है। और यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि द कंपैरिजन ऑफ रेडियई, जब हम रेडियई का कंपैरिजन करते हैं तो डिस्टेंस बिटवीन ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम गोज ऑन इंक्रीजिंग। हाइड्रोजन एटम में मौजूद जो ऑर्बिट के दरमियान डिफरेंस होता है रेडियई का वो बढ़ता जाता है फ्रॉम फर्स्ट ऑर्बिट टू और हायर ऑर्बिट। ये बेटा हमारा आज का टॉपिक था। आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा। और इसमें जो ज़बरदस्त चीज़ है ये सारे का सारा क्या था बेटा, थ्योरेटिकल वर्क था। जब हम इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन का रेडियस एक्सपेरिमेंटली डिराइव करते हैं, फर्स्ट ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन पड़ा हो तो उसका न्यूक्लियस से फासला कितना होता है, हमने कितना निकाला था 0.529 एंगस्ट्रॉम निकाला था ना। तो जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है वो इसके बहुत करीब करीब होती है। तो जो वर्क नील बोहर ने किया था थ्योरेटिकली वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के बहुत करीब करीब होता है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त वर्क माना जाता है। तो बेटा अगले टॉपिक के साथ इंशाल्लाह हम हाजिर होंगे जो कि एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन होगा। अल्लाह हाफिज़।